तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद 3 या 4 वीडियो और आएंगे दोस्तों, और इन्हीं वीडियो में हम पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत निपटा देंगे दोस्तों। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में, जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं विदेशी आक्रमणों के बारे में। उसके बाद हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे मुगल काल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमणकारी थे दोस्तों, वो थे अरब आक्रमणकारी। तो दोस्तों, आइए अरब आक्रमणकारियों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों, ये एक 17 साल का लड़का था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, खलीफा के कहने पर। दोस्तों, खलीफा के कहने पर इसने भारत पर आक्रमण किया था। और उसके बाद दोस्तों, जो खलीफा है दोस्तों, खलीफा यहाँ पे बताते हुए चलते हैं कि खलीफा क्या है दोस्तों। आइए खलीफा को समझते हैं। तो दोस्तों, जो खलीफा है, 632 ईस्वी में मोहम्मद हजरत दोस्तों, जो मुस्लिम समुदाय के एक गुरु या हेड हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया था दोस्तों। उसके बाद 636 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे खलीफा का पद बनाया गया। दोस्तों, जो खलीफा है वो मुस्लिम समुदाय का धार्मिक और राजनीतिक हेड होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो पहले खलीफा थे वो थे उमर अली अहमद। दोस्तों, पहले खलीफा हैं उमर अली अहमद, और जो दूसरे खलीफा हैं वो हैं मंसूर हजाज। दोस्तों, दूसरे खलीफा मंसूर हजाज थे, और इन्हीं के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला अरब आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसके बाद दोस्तों, तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तुर्क आक्रमणकारियों में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं दोस्तों, 3 या 4 पॉइंट। समानित साम्राज्य, अलफ्तगीन, सुबुक्तगीन, मोहम्मद गजनवी। तो दोस्तों, ये क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं समानित साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, समानित साम्राज्य तुर्की में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था समानित साम्राज्य, और इस समानित साम्राज्य का एक गुलाम या गवर्नर था जिसका नाम था अलफ्तगीन। तो दोस्तों, जो अलफ्तगीन है वो समानित साम्राज्य का गवर्नर था, और जो अलफ्तगीन का एक गुलाम हुआ करता था दोस्तों, सुबुक्तगीन। तो दोस्तों, जो ये सुबुक्तगीन है, ये अलफ्तगीन का गुलाम था, और सुबुक्तगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनवी। तो दोस्तों, यहाँ पे आगे देखते हैं। उसके बाद जो अलफ्तगीन है दोस्तों, ये अफ़गानिस्तान आया था तथा इसने वहाँ पे तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसके पश्चात अलफ्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन से करवा दिया। उसके बाद अलफ्तगीन द्वारा 962 से, यानी कि 962 से 963 ईस्वी तक अफ़गानिस्तान में शासन किया गया, तथा उसकी मृत्यु 963 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद सुबुक्तगीन ने 963 ईस्वी से 977 ईस्वी तक अफ़गानिस्तान पर शासन किया दोस्तों। तो दोस्तों, जो सुबुक्तगीन था, उसने 963 से 977 ईस्वी तक शासन किया, और जो सुबुक्तगीन है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तथा इसने 977 से 78 ईस्वी तक सिंधु नरेश पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। दोस्तों, ये पहला आक्रमण था किसी तुर्की का जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। दोस्तों, इसी सुबुक्तगीन का पुत्र है मोहम्मद गजनवी। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के बारे में आगे देखते हैं। ये वही मोहम्मद गजनवी है दोस्तों जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। इसका जो पहला आक्रमण था 1000 से 1001 एडी तक चला था सिंधु नरेश के खिलाफ। दोस्तों, इसके जो पिताजी थे सुबुक्तगीन, उन्होंने भी सिंधु नरेश के खिलाफ आक्रमण किया था दोस्तों, और वहाँ पे उनकी जीत हुई थी। और इसने भी पहला आक्रमण सिंधु नरेश के खिलाफ ही किया था जिसमें इसकी जीत हुई। जो दूसरा आक्रमण था 1005 ईस्वी में मुल्तान के शासक पर किया गया था दोस्तों। मुल्तान का उस समय जो शासक था वो था दाऊद। दोस्तों, इस दाऊद का जो पूरा नाम है अब्दुल फ़तेह दाऊद है दोस्तों, एएफ दाऊद। दोस्तों, इसका पूरा नाम अब्दुल फ़तेह दाऊद एएफ दाऊद था। और इसके बाद 1018 से 1019 ईस्वी तक कन्नौज के राजा
राज्यपाल पर आक्रमण किया था दोस्तों। उसके बाद जो कन्नौज का रीजन भी अपने अधिकार में ले लिया गया था तथा राज्यपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया तथा चंदेल वंश का जो शासक था विद्याधर, उसको राज्यपाल की इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तथा विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा दी थी दोस्तों। उसके बाद 1021 से 22 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी द्वारा विद्याधर पर आक्रमण किया गया तथा यहाँ पर इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी दोस्तों। उसके बाद 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा वहाँ से गजनवी को अपार धन संपदा प्राप्त हुई तथा जब वह यह धन संपदा प्राप्त करके गजनी जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने गजनवी पर आक्रमण कर दिया तथा इस धन संपदा का कुछ हिस्सा जाट अपने साथ ले गए तथा और इसी बात का बदला लेने के लिए 1027 में मोहम्मद गजनवी ने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया और यह उसका अंतिम आक्रमण था दोस्तों। तो उसके बाद 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उसके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी। दोस्तों जो मोहम्मद गौरी है ये गौर क्षेत्र अफ़गानिस्तान से बिलॉन्ग करता है दोस्तों। इसने भारत पर अटैक किया और शासन भी किया दोस्तों। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा दोस्तों। इसका एक गुलाम था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके जो प्रमुख आक्रमण हैं, इसका पहला आक्रमण मुल्तान पर, इसने अपना पहला आक्रमण मुल्तान पर किया और दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पर किया दोस्तों। उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीमदेव सेकंड था और वो बहुत छोटा था, तो उसकी संरक्षिका थी नायिका देवी। भीमदेव से सेकंड की संरक्षिका थी नायिका देवी। दोस्तों यहाँ पे गुजरात वाले आक्रमण आक्रमण में मोहम्मद गोरी की हार होती है। उसके बाद ये भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार थी। फिर तीसरा आक्रमण 1179 में पेशावर पर किया जो सफल रहा। उसके बाद चौथा आक्रमण 1181 में लाहौर पर किया दोस्तों, ये आक्रमण भी सफल रहा। उसके बाद 1181 के बाद 1189 में पंजाब पर आक्रमण किया दोस्तों। यहाँ पे जो पंजाब के रूलर थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब के रूलर पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान थर्ड पंजाब के रूलर नहीं थे, ये अजमेर के रूलर थे दोस्तों। तो यहाँ पे 1189 में मोहम्मद गोरी ने पंजाब पर आक्रमण किया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड पर जब आक्रमण किया गया उन पे, तो 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में ये आक्रमण हुआ था दोस्तों। उस समय इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों 1192 में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने अपना आखिरी आक्रमण 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध किया था, जिसमें मोहम्मद गोरी घायल हो गया था तथा अगले ही वर्ष 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दोस्तों इसने गुलाम वंश की स्थापना की और गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो दोस्तों आइए अब गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि कुरान खां, हातिम ताई, लाख बख्श। इसके द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण कार्य दोस्तों पहला इसने ढाई ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और दोस्तों कुतुब मीनार में यहाँ पे 5 मंजिलें हैं, जिसमें से पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण FST फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में पोलो खेलते हुए हुई थी दोस्तों। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था, जिस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। दोस्तों गुलाम वंश का जो सेकंड रूलर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक रहा। जो ये इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था दोस्तों। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दल चालीसा का इसने निर्माण किया था दोस्तों। दल चालीसा एक समूह है जिसमें 40 सदस्य होते थे दोस्तों। ये एक गुप्त विभाग था जो तराइन का तीसरा युद्ध था वो इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में हुआ था दोस्तों। जो ये यालदोज है ये मोहम्मद गोरी का सपोर्टर था और अफ़गान क्षेत्र से आया था और इसने इल्तुतमिश पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। इस युद्ध में इल्तुतमिश की जीत होती है दोस्तों। उसके बाद जो अगला पॉइंट है इल्तुतमिश के बारे में वो है इक्ता प्रणाली। इसको इक्ता प्रणाली का शुरुआत करता भी माना जाता है दोस्तों। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। उसके बाद इल्तुतमिश पहला शासक था गुलाम वंश का जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की दोस्तों। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की दोस्तों। इसके द्वारा
कुछ प्रमुख निर्माण कार्य भी यहाँ पे किए गए थे, जैसे कि बदायूं की जमा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण भी इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। भारत में मकबरों का पितामह इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश ने स्वयं के मकबरे का निर्माण किया था दिल्ली में। इसकी जो पुत्री थी वो रजिया सुल्तान थी दोस्तों। और इल्तुतमिश द्वारा मुद्रा प्रणाली, दोस्तों इल्तुतमिश की जो मुद्रा प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने चांदी तथा तांबे दो तरह की मुद्राएं प्रचलित की थी। चांदी की जो मुद्रा थी, चांदी के जो सिक्के थे दोस्तों उसको टका कहते थे, तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे। दोस्तों जो ये टका है ये उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, और जो दोस्तों जीतल है दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो दोस्तों ये था इल्तुतमिश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आगे पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं। तो रजिया सुल्तान तीसरी रूलर थी, तीसरी शासिका थी गुलाम वंश की। दोस्तों रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो 1236 से लेकर 1240 तक रहा। दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है। दोस्तों इसके द्वारा एक इक़्तेदार, पंजाब क्षेत्र भटिंडा का एक इक़्तेदार नियुक्त किया गया जिसका नाम था अल्तुनिया। दोस्तों अल्तुनिया ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था कुछ समय पश्चात, तथा इस विद्रोह का दमन करने के लिए रजिया सुल्तान को दिल्ली से पंजाब आना पड़ा दोस्तों। और जब ये दिल्ली से पंजाब आ रही थी तो यहाँ के जो अमीर थे, दिल्ली के जो अमीर थे, उनने रजिया सुल्तान की जगह पे किसी और को गद्दी पर बैठा दिया था दोस्तों। तो रजिया सुल्तान जो अल्तुनिया पर आक्रमण करने जा रही थी, तो उसको वहाँ जाके संधि करनी पड़ गई थी। दोस्तों रजिया सुल्तान की असफलता के प्रमुख कारण थे अमीरों की महत्वाकांक्षा, रजिया सुल्तान का स्त्री होना, पंजाब का विद्रोह और दिल्ली छोड़कर जाना। दोस्तों उसके बाद है रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली के शासक। तो रजिया सुल्तान के बाद जिसको गद्दी पर बैठाया गया था दोस्तों वो था बहराम शाह। दोस्तों बहराम शाह बहुत ही सफल शासक नहीं हुआ। इसका शासनकाल 1240 से 1242 तक चला। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल 1242 से लेकर 1246 तक चला। उसके बाद नसरुद्दीन, इसका शासनकाल 1246 से लेकर 1266 तक चला। दोस्तों जो नसरुद्दीन था ये टोपी सिलकर तथा कुरान की आयतें लिखकर अपना गुजारा करता था। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से 1290 तक चला, तथा गयासुद्दीन बलबन एक इम्पॉर्टेंट रूलर है यहाँ पे। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात करते हैं जिसका शासनकाल 1266 से लेकर 1290 तक चला। गयासुद्दीन बलबन दल चालीसा का एक सदस्य था। दल चालीसा को इसने समाप्त कर दिया था। दोस्तों इसने दैवीय सिद्धांत अपनाया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। दोस्तों इसमें क्या होता था, देवी सिद्धांत में इसने दो उपाधियां ली, जिल्ले इलाही और नियाबत एक खुदाई, और इसने खुद को शैडो ऑफ गॉड गॉड कहा। दोस्तों इसने ईरानी परंपराएं, दो ईरानी परंपराएं यहाँ पे चलाई थी, सिजदा और पैबोस। दोस्तों सिजदा, जब भी कोई दरबार में आता था तो सुल्तान को सलाम करता था, और पैबोस, जब भी कोई दरबार में आता था तो सुल्तान के पाँव को चूमता था। दोस्तों जो नौरोज फेस्टिवल है, दोस्तों भारत में सर्वप्रथम नौरोज फेस्टिवल भी गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में चलाया गया, और गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। दोस्तों कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी वर्सेस पीआरसी, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, बलबन वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। दूसरा है, किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की, या अलाउद्दीन खिलजी की? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? मुमताज, नूरजहाँ, रजिया सुल्तान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। चौथा क्वेश्चन है, हातिम ताई के नाम से कौन जाना जाता था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इल्तुतमिश ने? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली को किसने समाप्त किया था? बाबर, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश? तो इसका आंसर है गयासुद्दीन बलबन, बी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।